नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि ओम बिरला, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को सदन में आने से रोकने की जिम्मेदारी ली थी, अब विपक्ष बड़ी तैयारी कर रहा है और विपक्ष की जो बड़ी तैयारी है वो ओम बिरला के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने की है। आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन खबर बहुत पक्के और पुष्ट तरीके से बार-बार जो है वो निकल रही है कि विपक्ष इस तरीके की बड़ी तैयारी कर रही है। मुझे याद है सर कि ऐसी ही एक तैयारी राज्यसभा के अंदर भी हुई थी। तब राज्यसभा के आसन पर जो अभी विराजमान है वो नहीं थे, लेकिन उसका असर बड़ा उल्टा हुआ था। जगदीप धनखड़ साहब पूरी तरीके से सरेंडर होते हुए दिखाई दिए थे। अब सवाल ये उठता है सर कि क्या, और जहां तक सर आपको भी याद होगा कि मैंने आपसे स्पेशली ये सवाल पूछा था कि क्या भाजपा को ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास इनपुट था कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के ऊपर कोई हमला हो सकता है और उसके बावजूद भी उन्होंने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया, उसको रोकने का उन्होंने क्या उपाय किया, ये जानना सबके लिए जरूरी है। तो भाजपा को अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए था, लेकिन भाजपा नहीं लाई। यानी भाजपा को प्रधानमंत्री की चिंता शायद कम है। अब विपक्ष लेकर के आने की तैयारी में है, क्या इम्पैक्ट रहेगा और विपक्ष के लिए कितना जरूरी है इस अविश्वास प्रस्ताव को लाना? क्या बिरला के ऊपर एक बड़ा दबाव इससे बन सकता है अविश्वास प्रस्ताव से? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो आज 9वां दिन था बजट सेशन के फर्स्ट हाफ का, जितनी अप्रत्याशित और जितनी अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण चीजें इस बार हो रही हैं, वो भूतों ने भविष्य थी। अभी जब मैंने और आपने बात करना शुरू किया, उससे चंद मिनट पहले बजट पर चर्चा शुरू करने के लिए अपने चेयर पर संध्या राय जी आई। पैनल में है वो, स्पीकर के पैनल में। उन्होंने डॉक्टर शशि थरूर को चर्चा शुरू करने की लिए बात कही। डॉक्टर शशि थरूर ने यह कहा कि जी लीडर ऑफ ओपोजिशन पहले कुछ बोलना चाहते हैं, मैं उनको अपना अवसर प्रदान करता हूं। जो चेयर पे थी संध्या राय जी, उन्होंने कहा कि अगर केवल बजट पे बोलना है तो बोल सकते हैं। बोलिए मैम। 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने, member of the house went, and speaker committed to us, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word, so I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? लीडर ऑफ ओपोजिशन को इस तरीके की बंदिश में कभी आपने देखा है? 6 दिन से हाउस नहीं चल रहा है। उससे पहले कांग्रेस के तमाम सांसद स्पीकर बिरला साहब के कमरे में मिले 1 घंटा पहले, और उस पर यह हुआ कि जो कथित तौर पर स्पीकर ने कहा कि हम राहुल गांधी को बोलने देंगे। और अब स्थिति ये हुई कि जब राहुल गांधी ने बोलने के लिए कहा तो कहा कि आपका कोई नोटिस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और हाउस को बिना किसी शोर शराबे के, कुछ नहीं, कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। आपने कभी ऐसा इतिहास में देखा है कि सत्ता पक्ष चाहे कि सरकार वो संसद ना चले? ये पहली बार हो रहा है इस तरीके का, और ये लगातार हो रहा है पिछले 12 साल से, कि जब भी कोई इनकन्वीनियंट सिचुएशन होती है तब ये भाग जाते हैं वहां से। आपने जो जिक्र किया ओम बिरला साहब का, तो ओम बिरला साहब ने जो बात कही कि कांग्रेस के कुछ सांसद प्रधानमंत्री के आसन के पास जाकर कुछ अप्रत्याशित कर सकते थे। वो अप्रत्याशित समझ में आया आपको क्या था? वो प्रत्याशी, ये तो सब बकवास कर रहे टीडीपी वाले कि कांग्रेस की सांसद अपना क्या नाम है, प्रधानमंत्री को दांतों से काट सकती थी या कुछ। हकीकत यह है कि राहुल गांधी ने सार्वजनिक घोषणा पहले ही कर दी थी कि वो प्रधानमंत्री को किताब भेंट करेंगे। उस किताब का भेंट स्वीकार करना आप समझ सकते हैं कितनी एम्बेरसमेंट है, ना केवल प्रधानमंत्री के लिए, रक्षा मंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए, एनएसए के लिए, बल्कि सबके लिए। तो वो जो स्थिति है उसको आपने एक सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में प्रकट करके और पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। तो ये जो आपने अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र किया राम प्रकाश जी, मुझे लगता है कि जो व्यवहार है ओम बिरला साहब का चेयर पर लगातार, वो मुझे लगता है ये अविश्वास प्रस्ताव का, हालांकि अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अगर इस संसद को चलना है तो ये जरूरी है कि ये अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाए एक बार के लिए। अगर थोड़ी बहुत नैतिकता होगी तो कम से कम अपने अंदर अपना वो आत्ममंथन करेंगे कि मैंने स्पीकर के तौर पर किया क्या है। जब आप ये देखिए कि लोकसभा का जो स्पीकर है उस पर बैठा व्यक्ति खुले तौर पर
विपक्ष को अपमानित करता है और सदन का जो कार्य संचालन है उसको सत्ता पक्ष का एक्सटेंशन बना देता है, एक्सटेंशन काउंटर बना देता है, उनसे पूछे बिना कोई काम नहीं करता। अभी जब मैं और आप बात कर रहे इससे चंद मिनट पहले संध्या राय जी राहुल गांधी बोलेंगे या नहीं इसके लिए किरण रिजिजू से पूछ रही है। सोचिए आप, फिर चेयर की क्या हो रहेगी? आप चेयर के ऊपर हो, आप फैसला कीजिए। और फिर किरण रिजिजू ज्ञान दे रहे हैं कि हमारी अंदर वहां स्पीकर की ये बातचीत हुई थी, वो बातचीत हुई थी। यानी कि स्पीकर कौन बोलेगा या कौन नहीं बोलेगा ये सरकार से पूछ के तय करेगा। ये अभी अभी होके हटा है, जब मैं और आप बात करनी शुरू की 2 मिनट की कार्रवाई चली, उसको सरेआम आप देख सकते हैं उस बात को। तो संसदीय परंपराओं को बेसिकली रबर स्टैंप की तरह सरकार के पक्ष में प्रयोग होना लगातार आप देख रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। ऐसी स्थिति के अंदर लोग अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ना लाए तो और करे क्या? उसके पास और कोई उपाय क्या है? यही आखिरी दस्तक है कि भाई हो सकता है कुछ बुद्धि आ जाए। और प्रधानमंत्री को विपक्षी सांसदों से खतरा है। आप जैसे 3 दिन पहले उन्होंने कहा, ये वाक्य खुद में किस बात की स्वीकारोक्ति है? सोचिएगा, खतरा उन्हें विपक्ष से नहीं है, खतरा उन्हें सवालों से, खतरा उन असहज सवालों से है, खतरा उन तथ्यों से है जो राहुल गांधी इनकी इच्छा के विरुद्ध ला करके पब्लिक डोमेन में रखना चाहते हैं। इनको खतरा बहस से है, इनको खतरा जवाबदेही से। हाउस चल रहा है सेशन के अंदर और पीएमओ चिट्ठी लिखता है दोनों चेयर को कि जो प्रधानमंत्री पीएम केयर और डिफेंस फंड्स हैं उसके बारे में सवाल इंटरव्यू ना लिए जाए। तो लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर कौन से सवाल लिए जाएंगे, कौन से नहीं लिए जाएंगे, ये तय करने का अधिकार चेयर का है या पीएमओ का है? तो फिर ये डेमोक्रेसी कहां से रहेगी? और जब सत्ता को सवालों से डर लगने लगे तब स्पीकर का काम क्या होना चाहिए? सत्ता की ढाल बनना या निष्पक्ष तौर पर एक जो न्यूट्रल एम्पायर का रोल होता है वो करे। बेसिकली जो स्थिति है, ये जो अविश्वास प्रस्ताव जिसके ऊपर अभी विपक्ष ने गंभीरता से विचार विमर्श शुरू किया है, ये बहुत सारे लोग कह सकते हैं ओम बिड़ला का व्यवहार देख करके कि वो किसी व्यक्ति के खिलाफ। मुझे लगता है ये उस व्यक्ति ओम बिड़ला की बजाय जो संसद के चेयर का संस्थागत पतन हुआ है लगातार ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कहीं ना कहीं उस प्रवृत्ति के खिलाफ है जो विचार उनके अंदर चल रहा है। और अगर संसद में विपक्षी प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा का कारण बन जाए तो फिर तो लोकतंत्र एक तमाशा है। स्पीकर को अगर ये बात पता थी पहले दिन 5 बजे कि प्रधानमंत्री की आसन के पास आकर कांग्रेस के कुछ सांसद अप्रत्याशित घटनाक्रम कर सकते हैं, तो उनको उस दिन एफआईआर करानी चाहिए थी। उस दिन आकर क्या उसके अंदर बताना चाहिए था कि प्रधानमंत्री को आने से मैंने मना किया। वो ठीक 22 घंटे के बाद अगले दिन 3 बजे इस बात की घोषणा करते हैं। आपको क्या लगता है ये स्क्रिप्ट बाद में तय नहीं हुई? ये पहले लीक नहीं हुई मीडिया को 1 बजे से जिस तरीके से खबरें लगानी शुरू की थी? तो स्पीकर सरकार का एक्सटेंशन है क्या? सवाल ये आएगा। बहुत ही दुखद स्थिति है और उस बेसिकली लोकतंत्र का जो तमाशा बनाया गया है, स्पीकर ने मतलब सरकार के जो अंदर जो एक ऐसा स्थिति थी उसको बड़ी धूर्तता के साथ एक पर्टिकुलर रंग देने की कोशिश की। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री के ऊपर प्रत्याशित कुछ हो सकता था। आप कार्रवाई करें ना भाई, आपने कंप्लेंट क्यों नहीं दी? आपने तो संसद परिसर के अंदर कथित तौर पर राहुल गांधी को धक्का देने की एफआईआर भी कराई थी, क्या हुआ उसका? कितना छापा हुआ था आपको याद होगा पेमेंट मीडिया के अंदर। तो आप सरकार के पद चिन्हों पर चलते हुए हर चीज को एक पूर ऑप्टिक्स के अंदर कन्वर्ट कर देना चाहते हैं। संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, चेयर की है। और सरकार और चेयर का काम है विपक्ष को भरोसे में लेकर के तमाम मुद्दों पर बात की जाए। संसद जो है वो चर्चा के लिए है, वो स्थगन के लिए नहीं। 9वां दिन है, आप देख लीजिए 6 दिन से क्या हो रहा है। बजट के बाद से एक भी बात लाइन अगर राहुल गांधी को बोलने दी हो तो आज भी डॉक्टर शशि थरूर को बुला रही है संध्या। नहीं तो सर एक चीज हमने देखी है कि जिस तरीके से सदन के अंदर व्यवहार हो रहा है, हमने पूरा देखा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आना था वो बिना प्रधानमंत्री के बोले फाइनली ध्वनिमत से पारित करा लिया गया। अब बजट पर चर्चा होनी है और बजट पर चर्चा में भी कुछ बदला नहीं है, दृश्य सेम वही है। तो क्या सरकार इस बजट पर भी चर्चा नहीं चाहती? क्योंकि अब अगर बजट पे चर्चा चाहती सरकार तो क्या उनको सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाना चाहिए? सभी को बुला करके एक ऐसा मंच तैयार नहीं करना चाहिए कि भाई हम सदन में चर्चा करें ताकि देश जान सके? और क्या सदन को भी अब अपनी जो विफलताएं हैं उनको छुपाने का मंच बना लिया गया है?
नहीं राम प्रकाश जी, सिंपल सी बात है। चेयर स्पीकर का काम क्या है, इधर स्पीकर का या चेयरमैन का किसी भी कारण से कोई गतिरोध है तो सारी पार्टियों के सभी को नहीं बुलाना होता, फ्लोर लीडर्स को बुलाइए अपने चैम्बर के अंदर और बातचीत कीजिए, दोनों पक्षों को बिठा लीजिए, जिस चीजों पर आम सहमति है उस पर चर्चा शुरू कराइए। हाउस तो चलने के लिए है ना। अभी जो आप संध्या राय ने किया वो तो अप्रत्याशित है कि मेरे पास कोई नोटिस नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने के लिए नोटिस ही होता है क्या? वो एक इंटरवेंशन करना चाह रहा है और जिसका आपने नाम लिया है वो ये कर रहा है कि हाँ मेरी जगह इनको बोलने की अनुमति दीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। उसके बावजूद भी हाउस को सीधा कल सुबह 11 बजे तक के लिए एडजर्न करना। और पहले कांग्रेस के सांसद वेणुगोपाल और ये लोग गए वहां पर स्पीकर के चैम्बर में। इसका मतलब आप जो बात करें वही तो सच है कि सरकार ही नहीं चाहती कोई चर्चा हो। क्यों? उस चर्चा के अंदर वो सारी बातें आएंगी। भाजपाई जो मनाएगा नेहरू को कहेंगे, जो मनाएगा गांधी को कहेंगे, जो मनाएगा इंदिरा गांधी को कहेंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन को चेयर बताएगी कि आपको, और सरकार बताएगी आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। इस तरह का संसद का संचालन तो आपने नहीं देखा होगा कभी। यही तो मैं कह रहा हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और जो चेयर की भूमिका है बहुत ही संदिग्ध हो गई है कि जब वो लेफ्ट को देखते हैं तो उनके तेवर कैसे होते हैं, राइट को देखते हैं तो उनके कैसे तेवर होते हैं। तो दिस इज पार्टिजन, स्पीकर इज अबाउ दैट। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि स्पीकर का पूरा आचार व्यवहार उस दिशा में जा रहा है। आज सुबह 11 बजे हाउस शुरू हुआ तो विपक्ष के सांसदों ने कहा भाई राहुल गांधी को बोलने दिया जी। इन्होंने कहा कि नहीं पहले प्रश्नकाल होगा, 12 बजे बोलने देंगे। 12 बजे फिर क्या हुआ? फिर 2 बजे तक का लेट जब कर दिया। क्या राहुल गांधी कोई आतंकवादी है? क्या वो सांसद नहीं है? क्या विपक्ष का नेता नहीं है? क्या उसके कुछ अधिकार नहीं है, कुछ विशेषाधिकार नहीं? जैसे लीडर ऑफ हाउस इंपॉर्टेंट है वैसे ही लीडर ऑफ अपोजिशन भी इंपॉर्टेंट है। इस बात को स्पीकर का भूल गए क्या? इसमें इस बेसिक चीज को, इसका कारण क्या है? कभी आपने कभी सुना है राम प्रकाश जी? सोचिएगा आप बिड़ला साहब की मनो उसकी स्थिति के बारे में कि प्रधानमंत्री संसद में महिला सांसदों से डरते हो। 56 इंची प्रधानमंत्री, वो तो चाइना को लाल आंख दिखा देते हैं भाई। ट्रंप से भी नहीं डरते वो तो कथित तौर पर, और वो अपने ही जो सहयोगी सांसद है महिला सांसद उनसे डरते हैं। क्या ये कहना आसन पर बैठकर क्या कहेंगे आप इसको? शर्मनाक है नहीं? किस रूप में लेंगे इसको? और फिर बताया नहीं। अगर आपके पास ऐसी पुख्ता सूचना तो नाम लेके बताइए, एक्शन लीजिए। आप पुलिस में एफआईआर दर्ज कराइए, आप अपने स्तर पर एक्शन लीजिए, आप पूरी बात को खोल के रखिए। 22 घंटे बाद आपको कहां से आकाशवाणी हुई है? अध्यक्ष को स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने किस रिपोर्ट का हवाला दिया था। चेयरमैन है ना भाई, स्पीकर है वो। अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाना पड़ेगा ताकि चीजों को करेक्शन की तरफ ले जाया जा सके, कोई व्यक्तिगत नहीं। और सबको पता है कि जो मौजूदा स्थिति है जो संख्याक बल की, उसमें बिड़ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होगा। बहुमत नहीं है विपक्ष के पास। लेकिन कई बार ये तो जगाना पड़ता है ना कि कोई था जो उनकी मनमानी के खिलाफ खड़ा हुआ था। जब अविश्वास प्रस्ताव के लिए 14 दिन का आप नोटिस दोगे, 50 सांसदों के उस पर हस्ताक्षर होंगे, चेयर पर स्पीकर नहीं होंगे, सामने आसन पर कोई और होगा, डिप्टी स्पीकर होगा या कोई और होगा, वो बेशक चर्चा में भाग ले सकते हैं बाद में एज ए सदस्य। लेकिन उनको एक चीज तो समझ में आएगी ना कि उन्होंने क्या किया जो ये दिन देखना पड़े। और कमाल देखिए कि कांग्रेस की 4 सांसदों ने, अपने क्या नाम है अपने, प्रियंका गांधी और 4 सांसदों ने बाकायदा चिट्ठी लिखी स्पीकर के खिलाफ। आज ही चिट्ठी लिखी है, मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को दिखा दीजिएगा। और वो क्या कह रही है उस चिट्ठी के अंदर? हम ये पत्र गहरी पीड़ा और संवैधानिक जिम्मेदारी की मजबूत भावना के साथ लिख रही है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकसभा अध्यक्ष और इस प्रतिष्ठा सदन के संवैधानिक संरक्षक के रूप में आपको सत्तारूढ़ दल द्वारा विपक्ष की महिला सांसदों, खासकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला सदस्यों के खिलाफ झूठे, आधारहीन और अपमानजनक आरोप लगाने के लिए मजबूर किया गया है। स्पीकर को लिख रही हूं। हमारा विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण, दृढ़ और पूरी तरीके से लोकतांत्रिक मानदंडों के तहत है। हम में से अधिकांश विनम्र पृष्ठभूमि से आती हैं और कोई तो पहली पीढ़ी की नेता है। हमारी यात्राएं लोगों के बीच दशकों की कड़ी मेहनत, प्रतिरोध और भेदभाव का सामना करने से बनी है। हमारी ईमानदारी पर सवाल उठाना हर उस महिला पर एक गंभीर हमला है जो सार्वजनिक जीवन में सम्मान और साहस के साथ अपना स्थान अर्जित करती है। ये स्पीकर, महिला सांसद लिख रही है स्पीकर साहब को उनकी टिप्पणी को लेकर के कि मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया, कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। बताइए क्या अप्रत्याशित हो सकता है? वो आपने तत्काल क्यों नहीं बताया? 22 घंटे का इंतजार किस बात का कर रहे थे? आप सरकार के स्क्रिप्ट पे काम करेंगे और सारे देश को दिख रहा है। तो ये जो चीज है ये आपने कभी पहले नहीं देखी होगी इस तरह की। तो बेसिकली आज की परिस्थिति में आपको क्या लगता है विपक्ष के पास कोई और कोई विकल्प बचा है क्या? सरकार पर दबाव बनाने के लिए अगर कोई नैतिकता बची हो तो उसके पास तो एक ही तरीका है, इनको अविश्वास प्रस्ताव में ले लो, देखी जाएगी। और ऐसा भी नहीं कि पहली बार आ रहा है,
2 बार आ चुका है पहले। ये अलग बात है कि वो सफल नहीं हुआ, पहले 1954 में आया था, फिर 1985 में आया, तो इस तरह की परंपरा रही है। लेकिन जो पार्टीजन रोल ओम बिरला साहब कर रहे हैं वो भूतन भविष्य है राम प्रकाश जी। लेकिन सर, ये नहीं दिख ऐसा नहीं लग रहा है कि ओम बिरला साहब को ने जो किया है अब वो भाजपा के लिए उल्टा दांव पड़ गया है। आज इस देश में इस चीज की चर्चा ज्यादा होने लगी है ओम बिरला साहब को लेकर के। हमने एक और चीज देखी थी कि जब धनखड़ साहब के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव आने की बात हुई, उसके बाद से धनखड़ साहब की विदाई की पटकथा लिखी जानी शुरू हो गई थी। तो ऐसा तो नहीं है क्या उससे कहीं कनेक्शन ओम बिरला साहब का भी जुड़ रहा है? ओम बिरला साहब के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आने जा रहा है, ओम बिरला साहब के लिए भी माहौल उल्टा बन रहा है। ओम बिरला साहब का ये दांव कि प्रधानमंत्री को हमने रोका था, वो भी उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि लोग दो तरीके से बात कर रहे हैं। मैं 10 सेकेंड वो भी चीज बता दूं सर। लोग एक तो ये कह रहे हैं कि बिरला जी ने आखिर कोई उचित कदम नहीं उठाया, जो आपने अभी जिक्र किया। दूसरी चीज ये भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिरला जी ये बात कह के कि मैंने प्रधानमंत्री को रोका, प्रधानमंत्री का औरा छोटा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ये बर्दाश्त कर पाएंगे कि कोई व्यक्ति ये कहे कि उसके रोकने से प्रधानमंत्री रुक गए? तो दोनों चीजें हैं। बिरला साहब भी क्या उसी लाइन में लग गए जैसे धनखड़ साहब की विदाई हुई थी? देखिए, प्रधानमंत्री जी आत्ममुग्ध है पूरे तरीके से, और उन्होंने जो अपनी एक छवि क्रिएट की है लार्जर देन लाइफ 56 इंची की, वो केवल लफाजी के अलावा कुछ नहीं, वो केवल मुंहबली है। और कितने बली हैं वो सारी दुनिया ने और देश ने देख भी लिया है। लेकिन सही बात आपकी है कि जो बिरला साहब ने कहा, उसने तो उसको एक्सपोज कर दिया पूरे तरीके से कि अपनी ही सहयोगी सांसदों से डरते हैं प्रधानमंत्री, इसलिए सदन में नहीं आए। तो आप सोच करके देख लीजिए क्या क्या स्थिति है उनके आत्मबल की और सारी चीजों की, लोकतंत्र के प्रति उनकी कितनी निष्ठा है। कुल मिलाकर के जो ओवरऑल परिस्थिति आपने कही ना कि धनखड़ साहब के साथ जो कुछ हुआ था, धनखड़ साहब जरूर से ज्यादा तेज चल पड़े थे और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा कहीं ना कहीं। और हालत आपको क्या हुई आखिरी दिन कि या तो इस्तीफा दे दो, नहीं तो सरकार अविश्वास प्रस्ताव लाएगी आपके खिलाफ। ये धमकी देकर के उनसे इस्तीफे साइन कराए गए थे, याद होगा आपको। जो ये अपने बिरला साहब है, बिरला साहब ने सरकार की सारी फाइट को एक्सपोज करके रख दिया है, कुछ नहीं बचा आप छुपाने के लिए। राहुल गांधी को सेनाध्यक्ष की किताब की 4 लाइन नहीं पढ़ने दी, लेकिन उसके तुरंत बाद बिरला साहब के वहीं पे थे, वो हाउस में नहीं, चेयर पे कोई और था। और जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने सत्ता पक्ष के सांसद को 4-4 किताबों का हवाला देकर, मतलब क्या नाम है, नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी तक सबको एक तरीके से अपमानित किया, और उनको किसी ने नहीं रोका ना, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। केवल इसका ये सोचिए कि अगर राहुल गांधी ने चेयर के मना करने के बाद ऐसे ही बोली होती है अपनी 5 लाइनें स्पीक अपने सेनाध्यक्ष वाली, फिर क्या होता? जो ओवरऑल जो व्यवहार रहा है ओम बिरला साहब का, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं कि वो घनघोर पक्षपाती है बिल्कुल। और ये बात गहराई से चिंतित है कि पीएमओ जो परिस्थितियां बनी है कि जो मैंने आपको बताया कि पीएम केयर्स के सवाल पार्लियामेंट सेक्रेटरीट नहीं लेगा, तो ये पीएमओ कैसे डायरेक्ट कर सकता है? और पीएमओ के डायरेक्ट करना था, फिर संसद की स्वायत्ता कहाँ रहेगी, फिर चेयर की स्वायत्ता कहाँ रहेगी? तो ये तो एक तरीके से फिर वही बात होगी जैसे चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था से न रह करके प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी और सरकार का एक विभाग हो गया, तो क्या संसद को भी उसी दिशा में ले जाने की तैयारी है? पीएमओ चिट्ठी लिखे कि आप कौन से सवाल लेंगे कौन से नहीं लेंगे, उसके बाद तो हो गया काम, फिर क्या बचा? तो ये पूरे का पूरा सरकारीकरण करने का जो काम है। और जो आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि जो बिरला साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री को मैंने रोका, ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए अब असहज हो रहा है, इसको जवाब देना असहज हो रहा है कि 22 घंटे तक आप इसको लिए क्यों बैठे थे, स्क्रिप्ट देर कैसे हुई, एक्शन क्यों नहीं लिया गया, और प्रधानमंत्री को इसमें बहुत ही पूर लाइट में दिखाया गया। और स्वाभाविक भी था वो। आप सोचिए कितने ही हमारे यहाँ संसद के अंदर जो हो बातचीत में कभी राजनीतिक शत्रुता तो नहीं रही। तो जो ये शब्द हैं, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी और सरकार की जो मानसिक स्थिति है उसको कहीं ना कहीं परिलक्षित करता है कि प्रधानमंत्री वीक फुटिंग पर है और सत्ता जो विपक्ष है वो उनके ऊपर हमला कर सकता है। ऐसा शत्रुता भाव भारतीय लोकतंत्र में कभी ना देखा गया ना सुना गया। और वो सरेआम कह रही है, प्रियंका गांधी ने भी चिट्ठी लिखी, बाकी महिला सांसदों ने लिखी। और महिला सांसदों के बारे में और केवल कांग्रेस सांसदों को टारगेट करके जो चेयर ने कहा बिरला साहब ने, वो भी अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, कांग्रेस सांसदों के लिए या महिला सांसदों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण क्या रहा क्या नहीं रहा, अब जिस तरीके से विपक्ष की जो तैयारी है वो तो ये दिखा रहा है कि ओम बिरला साहब जो मौका अपने लिए बनाना चाहते थे, असल में बिरला साहब के लिए वो पूरा दांव उल्टा होकर के और कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका हो गया है, विपक्ष के लिए एक बड़ा मौका हो गया है।
महिलाओं के लिए एक बड़ा मौका हो गया है कि जिस तरीके से ये देश में एक ऑरा बना रहे थे महिलाओं के सम्मान का, उसको भी एक बड़ा धक्का ओम बिरला साहब की वजह से लग गया है। ऐसे में भाजपा के लिए या नरेंद्र मोदी जी के लिए, केंद्र की सरकार के लिए ओम बिरला साहब को पद पर बनाए रखना क्या आसान होगा? नहीं, देखिए अभी तो अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर विचार की स्थिति है। ये बातें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, कभी भी मोदी जी, आज देखिए आप कितने दिन हो गए अपने धनखड़ साहब को जाए हुए, लगभग 6 महीने हो गए। आज तक उनके जाने का कारण सार्वजनिक होने दिया? धनखड़ साहब तो आसानी से बोल सकते हैं, आज तक उन्होंने मुंह नहीं खोला। और आज तक ये भी सच बात है कि जिस तरह अनसेरिमोनियसली जिनको हटाया गया था, उनको आज तक जो उनकी एंटाइटलमेंट है, उनको बंगला तक नहीं दिया गया दिल्ली के अंदर। ये हकीकत है। तो ये सरकार जो अपने ऐसे लोगों को कैसे निपटाती है धीरे से, चाहे वो देश का उपराष्ट्रपति ही क्यों ना हो। प्रोटोकॉल में उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ऊपर होता है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में नंबर 2 पे होता है राष्ट्रपति के बाद। उसके बावजूद उपराष्ट्रपति का इस तरीके से जाना, और इतिहास में पहले व्यक्ति हैं जो इस तरीके से गए इस्तीफा दे करके, ये सारे देश ने देखा। कहीं उनकी आज तक आवाज सुनी हो, कोई उनकी असहमति का स्वर आया हो? ये है मोदी शाह का शासन, इसको देखना पड़ेगा आपको। और जो ये परिस्थिति जो की है बिरला साहब ने, इससे निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जो ये टॉप जो भी लीडरशिप है, जिसको दो ही आज का लीडरशिप तो क्या ही बची है, वो दोनों इसको किस रूप में ले रहे होंगे। जिस तरीके से उन्होंने वो लिखित जो कहते हैं ना, प्रीपेड जो वो स्पीच थी, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कांग्रेस के सांसद प्रधानमंत्री के आसन पर, और ये सारा वो, उसने कोई प्रधानमंत्री की शान में कोई इजाफा नहीं किया है। उससे उनकी सारी फाल्ट लाइन एक्सपोज की है, उनकी वीकनेस एक्सपोज की है। प्रधानमंत्री इसको किस रूप में देखेंगे, ये देखना बहुत रोचक होगा अपने आप अब सर, जब लोकसभा कल तक के लिए अगर स्थगित कर दी गई है, तो क्या हम ये माने कि आज कम से कम बजट सत्र पर चर्चा कराने के लिए एक माहौल बनाने की कोशिश लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से होगी, संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से होगी, सरकार की तरफ से एक पहल की जाएगी कि फ्लोर लीडर्स को बुला करके और कम से कम देश को बजट की सच्चाई बताई जा सके? बजट ठीक है कि वो वाहवाही कर लें, लेकिन उसके लिए भी तो सदन चलाना पड़ेगा ना, तो सदन चलाने की जरूरत तो उनको भी है। तो क्या आज एक सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश होती दिखेगी? में। नहीं, रामप्रकाश जी वो तो खुद जाकर के आए। केसी वेणुगोपाल और तमाम दूसरे नेता जो थे, वो खुद गए स्पीकर के पास कि भाई आप बजट पे चर्चा चाह रहे हैं, हमारे लीडर को तो बोलने दीजिए, लीडर ऑपोजिशन को। फिर उसके बाद वहां किरण रिजिजू जी पहुंचे, वहां जो भी बातचीत हुई, वहां वेणुगोपाल कुछ बता रहे, अपने क्या नाम रिजिजू कुछ बता रहे, और चेयर ये कह रही है कि भाई राहुल गांधी बोलेंगे नहीं, वो रिजिजू से पूछ रही है। ऐसा सीन तो आपने कभी नहीं देखा होगा। कोई कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, ये दोनों तरफ से नाम आते हैं, उसके बाद चेयर डिसाइड करती है। कोई भी व्यवस्थागत फैसला कौन लेगा, चेयर लेगी या कोई और लेगा? तो ये तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से पहल की थी कि भाई चर्चा हो। दिक्कत क्या है राम प्रकाश जी, दिक्कत समझिए, दिक्कत बजट से नहीं है। बजट पे चर्चा हो ना हो, इनको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने अपना डंका बजा लिया सब जगह। अपोजिशन को तो वैसे भी स्पेस नहीं मिलने देनी इन्होंने, जो करना है इनका बजट पे भी डंका बज गया। बाकी सब आपने देखा यूएस के साथ ट्रेड डील पे भी बच चुका है सारा काम। इनकी चिंता यह कि राहुल गांधी कहीं खड़े होते ही ये ना बता दे कि ट्रेड डील के पीछे की सच्चाई क्या है। नंबर एक, एप्स्टीन फाइलें जो अमेरिका का डॉक्यूमेंट आया था, उसमें पहले दिन कितनी थी 6 तारीख को, और 9 तारीख आते आते उसमें से 60 पेज गायब कैसे हो गए? और क्या उन 60 पेजों के एवज में ट्रेड डील हुई है? वो सारे सवाल जो है, प्लस डरावने वाली किताब का जिक्र, प्लस प्रधानमंत्री जी की लाल आंखें, प्लस प्रधानमंत्री का सारा प्रोपेगेंडा, वो जो सारी चीजें हैं, सरकार को चिंता उससे है। राहुल गांधी जो इनकी बखियां उधेड़ेंगे कि इनका जवाब दे दीजिए आप। इनको तो बजट पे चर्चा ना हो तो अच्छा है, इनकी फाल्ट लाइन एक्सपोज नहीं होगी। ये तो चाहते ही नहीं। आप ये देखिए कि अभी तक लीडर ऑफ अपोजिशन बोलेगा या नहीं बोलेगा, इस बात पे 6 दिन का बिजनेस खराब कर दिया। सोच सकते हैं आप, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन 5 मिनट बोल लेता तो क्या आग लग जानी थी उसके अंदर? तो वो इनकी मानसिकता को दिखाता है कि किस तरह के लोग हैं। अहंकारी लोग हैं, अपनी जिद के तहत संसद को अपने हिसाब से हांकना चाहते हैं, चलाना नहीं चाहते। दैट इज द रियल प्रॉब्लम। और ऐसी सूरत में दुर्भाग्य से परिस्थिति ये बनेगी कि विपक्ष के पास चेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा विकल्प क्या बचेगा, आप बता दीजिए। जब एलओपी को भी नहीं बोलने दे रहे, होता क्या है राम प्रकाश जी, संसद में कोई भी व्यक्ति बोल रहा है, लीडर ऑफ पोजिशन और लीडर ऑफ हाउस किसी भी पॉइंट पर जा खड़े होकर के, जब वो खड़े होते हैं तो उनको बोलने की परमिशन दी जाती है। राहुल गांधी 6 दिन से प्रयास कर रहे हैं, क्या लगता है आपको क्यों नहीं परमिशन दी जा रही उनको? केवल इसलिए कि वो ऐसे सवाल पूछेंगे, केवल उन सवालों से सरकार एम्बेरस होगी। क्योंकि
आप ट्रेड डील कराए, उसके ऊपर जयशंकर कुछ कह रहा है, वैष्णव कुछ कह रहा है, प्रधानमंत्री चुप है, माला पहनी और छुट्टी होगी। 3 तारीख को ही माला पहन ली उन्होंने, देश को नहीं बताया अब तक ट्रेड डील का क्या मतलब। माला पहन ली 3 दिन, 2 की रात को उन्होंने ट्वीट किया ट्रंप ने, 3 को माला पहन ली। एक तरफा तरीके से अमेरिका सारी चीजें जारी कर रहा है, तो ऐसा तो आपने भारत कभी देखा नहीं था। और उसके बावजूद भी ये 56 इंच, हकीकत क्या है, कंप्लीट सरेंडर है ट्रंप के सामने, और वो सवाल एम्बेरेस करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, इसलिए हाउस नहीं चल रहा और विपक्ष चलाना चाहता है, सरकार नहीं चलने दे रही। हकीकत ये है। मैंने वो वीडियो भी भेज दिया संध्या राय वाला, जिसमें वो राहुल गांधी को नहीं बोलने दे रही, उसको शुरू में ही देख लीजिएगा एक बार। अब निश्चित तौर पे विपक्ष अगर संसद चलाना चाहता है और सरकार भाग जा रही है तो उसके पीछे का खेल बहुत बड़ा होगा। देश को स्वतः समझ लेना चाहिए, उसमें समझाने जैसा कुछ बहुत बचता नहीं है कि सरकार हर बार अपनी उपलब्धियां गिनवाना चाहती है, लेकिन वो भी गिनवाने से उनको भागना अगर पड़ रहा है तो क्या बजट में लेकर के आए थे, क्यों मेजे थपथपा रहे थे प्रधानमंत्री जी, ये भी मुझे लगता है देश को समझ में आ गया होगा। अविश्वास प्रस्ताव अगर आता है तो बिरला जी के लिए मुझे लगता है शायद वो सुटेबल नहीं होगा, भले ही विपक्ष का संख्या बल ना हो, लेकिन भाजपा और सरकार के लिए उनको लोकसभा का अध्यक्ष बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।